टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्वचालित मद और समायोजित मदों में अंतर। अब तक आपने इस टॉपिक को किताबों के माध्यम से और नेट के माध्यम से बहुत देखने की कोशिश की है और मैं जानता हूं आपको इसका सल्यूशन पूरी तरह कहीं नहीं मिला। आपने वो रटे रटाए 3 पॉइंट्स देखे होंगे अब तक, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में लेके आया हूं कि स्वचालित मद और समायोजित मदों में क्या अंतर होता है और समायोजित मदें होती क्या हैं, उसकी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस अच्छे टॉपिक को। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्वायत्त मद और समायोजित मद में अंतर। देखते हैं ऑटोनोमस और अकोमोडेटिव आइटम्स। इधर हमने स्वायत्त मदें लिए हैं और इधर हमने समायोजित मदें लिए हैं। पहला, स्वायत्त मदों को स्वचालित मदें, स्वतंत्र मदें या ऑटोनोमस आइटम्स कहते हैं, जबकि समायोजित मदों को समायोजक मदें, निपटारा मदें, क्षतिपूरक मदें या अकोमोडेटिंग आइटम्स कहा जाता है। सबसे पहले तो इसका अंतर देख लिया ना। नंबर 2, स्वचालित मदें ऐसे सौदों से संबद्ध होती हैं जो आर्थिक लाभ के उद्देश्य से की जाती है। जितना भी इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए ट्रांजैक्शंस किया जाएगा वो सारा का सारा स्वचालित में आएगा। इसका सीधा सा मतलब है जितना भी आपका चालू खाता और पूंजी खाता आता है वो सारा इसी में है, स्वचालित मद में ही। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। नंबर 2, जबकि समायोजिक मदें ऐसे सौदों से संबंधित होती हैं जो भुगतान शेष के घाटे अथवा आधिक्य को समाप्त करने के उद्देश्य से जानबूझकर की जाती है। ये जानबूझकर की जाती है इनकी एंट्रियां, और ये घाटे या आधिक्य को समाप्त करने के लिए की जाती है समायोजित मदें। तीसरा पॉइंट, स्वायत्त मदें भुगतान शेष खाते के चालू एवं पूंजी दोनों ही खातों में शामिल होती है। जो स्वायत्त मदें होती हैं वो चालू खाते में भी शामिल होती हैं। चालू खाते की समस्त मदें स्वायत्त मदें हैं, पूंजी खाते की समस्त मदें लगभग स्वायत्त मदें हैं सभी, ठीक है। तो ये दोनों हो जाती हैं। जबकि समायोजित मदें भुगतान शेष के केवल पूंजी खाते में सम्मिलित की जाएंगी। जो समायोजित मदें होती हैं वो भुगतान शेष के केवल पूंजी खाते में सम्मिलित की जाती हैं, जबकि स्वायत्त मदें चालू खाते में भी शामिल हो रही है और पूंजी खाते में भी शामिल हो रही है। चौथा पॉइंट, स्वायत्त मदों को रेखा से ऊपर की मदें कहा जाता है, जबकि समायोजित मदों को रेखा से नीचे की मदें कहा जाता है। अब ये रेखा क्या होती है? रेखा बच्चों एक प्रॉफिट की लाइन होती है, आर्थिक लाभ की लाइन होती है। तो स्वायत्त मदों को उस आर्थिक लाभ की लाइन के ऊपर रखा जाता है जिसमें चालू खाता और पूंजी खाते की एंट्री आ जाती है सारी, और समायोजित मदों को उसके नीचे रखा जाता है। समायोजन के लिए, संतुलन के लिए उस रेखा के नीचे रखा जाता है। ये होती है दोनों। पांचवा पॉइंट देखते हैं स्वायत्त मदों में। स्वायत्त मदों में आयात, निर्यात, ऋण देना, ऋण लेना आदि गतिविधियां शामिल की जाती हैं, क्योंकि आयातक, निर्यातक, ऋणी, ऋणदाता सभी ये सौदे किसके लिए करते हैं? लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए। इसलिए जो भी एक्टिविटी हो रही है भुगतान शेष में लाभ के लिए, वो सब किस में शामिल होगी? स्वायत्त मदों में। इसलिए समस्त निर्यात, समस्त आयात जितना भी हो रहा है ये वो सब किस में शामिल किया जाएगा? लाभ के लिए और स्वायत्त मदों में। ऋण देना और ऋण लेना भी स्वायत्त मद में शामिल होगा। जबकि समायोजित मदें देखते हैं, साधारणतया भारत का भुगतान शेष हमेशा किस में रहता है? घाटे में रहता है। आपको भी पता है भारत में भुगतान शेष बीओपी कैसा रहता है? हमेशा घाटे में रहता है। और उसकी पूर्ति के लिए भारत विदेशी विनिमय प्राप्ति की कोशिश करता रहता है, और उस घाटे को पूरा करने के लिए भारत क्या करता रहता है? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए या विदेशी विनिमय की प्राप्ति के लिए कोशिश करता है, और एसडीआर से विदेशी विनिमय प्राप्त करता है। एसडीआर मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशिष्ट आहरण अधिकार। इनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। आईएमएफ और विदेशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनसे ऋण भी लेता है, ताकि भुगतान शेष की स्वचालित मदों के कारण जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है, ये सारा क्यों कर रहा है? वो क्यों किया जा रहा है ये सारा का सारा? कि एसडीआर से विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा रही है, आईएमएफ से लिया जा रहा है कर्जा, विदेशों केंद्रीय बैंक से ऋण लिया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि भुगतान शेष की स्वचालित मदों के कारण जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है उसे दूर किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। यहां पर भी ऋण लिया जा रहा है, यहां पर भी ऋण लिया जा रहा है, लेकिन स्वायत्त मदों में जो ऋण देना और लेना है
उसमें ऋणी और ऋणदाता का आर्थिक लाभ छुपा होता है, जबकि समायोजित मदों में जो ऋण लिया जा रहा है आईएमएफ से, एसडीआर के रूप में और कई प्रकार से विदेशी बैंकों से, केंद्रीय बैंकों से, तो वो जो ऋण लिया जा रहा है वो आर्थिक लाभ नहीं है उसका कमाना उद्देश्य है। उसका उद्देश्य क्या है कि स्वायत्त मदों के कारण जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है उसे संतुलित करना। तो ये है स्वायत्त मदों और समायोजित मदों में अंतर। आगे देखते हैं। छठा पॉइंट, स्वायत्त मदों में वस्तुओं का सीमा के आर पार संचलन शामिल होता है। स्वायत्त मदों में क्या होता है, जो वस्तुओं का ट्रांजैक्शन होता है, वस्तुएं एक देश से दूसरे देश की सीमा के पार जा सकती हैं, जबकि इसमें वस्तुओं का सीमा के आर पार संचलन शामिल नहीं हो सकता। समायोजित मदों में वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में गमन नहीं होता है, केवल ऑफिशियल रिजर्व में होने वाला परिवर्तन शामिल होता है। जो भी ऑफिशियल रिजर्व में परिवर्तन होता है उसको हम समायोजन मद में शामिल करते हैं। और ऑफिशियल रिजर्व क्या होता है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट पूंजी खाते का ही एक हिस्सा है, हालांकि इसको हम दिखाते नहीं है पूंजी खाते के घटक में, लेकिन पूंजी खाते का ही एक हिस्सा होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जो किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां हैं। हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है और उसके पास क्या होता है, उस देश के पास, उस केंद्रीय बैंक के पास, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है। तो विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां कौन रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। और इसका उपयोग साल दर साल के भुगतान शेष को संतुलित करने में किया जाता है। तो हर साल का जो भी भुगतान शेष में असंतुलन होता है उसे संतुलित करने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा इन विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जाता है। इसे ही हम ऑफिशियल रिजर्व कहते हैं। व्यापार अधिशेष के मामले में ऑफिशियल रिजर्व भंडार बढ़ाता है। व्यापार जब अधिशेष होगा तो ऑफिशियल रिजर्व बढ़ेगा, यानी कि विदेशी मुद्रा बढ़ेगी हमारे पास, है ना। और व्यापार घाटा होगा तो ऑफिशियल रिजर्व घटेगा, क्योंकि आयात ज्यादा होगा तो हमें उसके लिए भुगतान ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए ऑफिशियल रिजर्व व्यापार घाटा होने पर घटेगा और व्यापार अधिशेष होने पर बढ़ता है। ध्यान दें, ये ऑफिशियल रिजर्व उस साल का ही है, ये इंक्रीज और डिक्रीज को बताता है, चेंज को बताता है, टोटल ऑफिशियल रिजर्व नहीं है ये। ऑफिशियल रिजर्व का मतलब यहाँ पे कंप्लीट विदेशी मुद्रा का स्टॉक नहीं है, यहाँ विदेशी मुद्रा के स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। उम्मीद है आपको ये स्वायत्त मदों और समायोजित मदों के डिफरेंसेस कुछ अलग दिखे होंगे। मैंने आपको कहा भी था वीडियो में कि आपको अलग दिखेंगे, और यहाँ कुछ आपको अन्य बुक से और अन्य वीडियोस से अलग मिलेगा। ऐसा टॉपिक आपको रेयर केस में ही मिलेगा, अभी तक मैंने भी देखा, मुझे भी कहीं देखने को नहीं मिला है बुक्स में। अगर आपके काम आए ये टॉपिक, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समष्टि अर्थशास्त्र के इससे भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए उपलब्ध है, और राष्ट्रीय आय की मेरी सीरीज जरूर देखें। आप खुश हो जाएंगे कि इतना बेहतरीन कंटेंट आपको राष्ट्रीय आय में देखने को मिलेगा।